हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्योटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन। और ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 है बच्चे। तो आज के सेशन में हम लोग जो पजल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ जो पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो पहला पार्ट आया था ब्लड रिलेशन का, उसमें बेसिक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। किस तरीके से फैमिली ट्री बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें। और ब्लड रिलेशन आपके नाबार्ड ग्रेड ए 2021, सेबी ग्रेड ए 2021 और आरबीआई ग्रेड बी 2022 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन तक भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। जब पार्ट 1 आया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब भी किसी मेल को हम फैमिली ट्री बनाएंगे यहाँ भी, तो जब भी किसी पर्सन को हम ट्रायंगल में लेते हैं तो आप समझ जाइए वो मेल है, और जब भी मैं सर्कल में लूँ तो समझ जाइए वो एक फीमेल है, ठीक है। और जहाँ भी प्लस का साइन मैं डालूं तो आपको समझ जाना है कि वो एक कपल है, और अगर नहीं डाला दैट मीन्स वो सिबलिंग होंगे, ठीक है। और सेम जनरेशन वालों को हम सेम रो में रखेंगे। अगर बड़ी जनरेशन है, ऊपर वाली जनरेशन है, तो ऊपर वाली रो में होंगे, और अगर नीचे वाली जनरेशन है तो नीचे वाली रो में होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली, थोड़ा पेशेंस के साथ, क्योंकि मुझे समझाने में वक्त लगेगा आपको। ये मत सोचिए कि हमें 2 मिनट में 3 मिनट में सोल्व करना है। अगर आपको समझ ही नहीं आया तो उस बात का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, 7 people P Q R S T U and V are related to each other in some or the other way. Each person is of different age but not necessarily in the same order. It is assumed that husband is older than the wife. husband जो है वो वाइफ से बड़े होंगे एज में, ठीक है। चलिए देखिए पहला, T इज ओल्डर देन V बट यंगर देन U। जो T है वो ओल्डर देन क्या है भाई? T इज ओल्डर देन V बट यंगर देन U। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, P इज द मदर ऑफ Q। जो P है वो मदर है भाई किसकी? Q की। तो P ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, और P फीमेल है तो इसलिए हमने उसको सर्कल में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, Q का जेंडर अभी हमें क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखो, R इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ P। जो R है वो सिस्टर इन लॉ है P की। तो अगर सिस्टर इन लॉ है तो P के जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, R क्या होगी? उनकी सिस्टर होगी भाई। तो R इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ P। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से बनेगा। तो P के हस्बैंड होंगे, ये हमें नहीं पता अभी तक कौन है, तो उनकी जो सिस्टर होगी वो इनकी सिस्टर इन लॉ होगी। क्लियर है। नेक्स्ट, R इज अनमैरिड। R जो है वो अनमैरिड है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट कह रहा है T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ S। जो T है वो डॉटर इन लॉ है किसकी? S की। तो T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ S, मतलब S का बेटा होगा, और उसकी जो वाइफ होगी वो T होगी, तो वही तो क्या होगी? डॉटर इन लॉ होगी। तो ये अलग से बना लिया हमने, ठीक है। S इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो S एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली की, ठीक है। S इज एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली। देखो आगे, U इज द फादर ऑफ ओनली R एंड V। जो U है वो ओनली R और V के फादर है। तो जो U है वो इनके फादर हैं भाई, ठीक है। बट उसने बोला कि ओनली R एंड V, तो R एंड V के है, तो R का ब्रदर कौन है? V। तो दैट मीन्स ये V होगा फिर आपका, ठीक है। और U इज द फादर है, तो U को हम किस में रखेंगे? एक ट्रायंगल में, क्योंकि U मेल है यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि U डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। U का कोई भी सिबलिंग नहीं है। नेक्स्ट, V डज नॉट हैव एनी सन। V का कोई भी सन नहीं है। अब देखो, P और V का एक बच्चा है Q, क्योंकि P इज द मदर ऑफ Q, और इनका कोई भी सन नहीं है, तो दैट मीन्स Q यहाँ पे क्या होगी? इनकी डॉटर होगी। बात समझ में आई सभी को? देखिए नेक्स्ट, R इज ओल्डर देन V। R जो है वो ओल्डर देन है V से। अब अगर R ओल्डर देन V है, क्योंकि यहाँ पे पता होना जरूरी था, क्योंकि इसने ये तो बोला है क्वेश्चन के अंदर, इट इज अज्यूम्ड दैट हस्बैंड इज ओल्डर देन वाइफ, लेकिन सिबलिंग के बारे में नहीं बोला था। ये दोनों सिबलिंग है, भाई बहन है, इसलिए हमें R का पता चल गया कि R बड़ा है V से। R बड़ी है, सॉरी फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट है, द थर्ड एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 54 ईयर्स ओल्ड, और द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 4 ईयर ओल्ड, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को भी ले लेंगे। पहले यहाँ पे 7 पीपल है, सबको सेट करते हैं। एस जो है वो एल्डेस्ट है। अब यहाँ पे देखो,
एस अगर एल्डेस्ट है तो एस सबसे ऊपर वाली जनरेशन में होगा, मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता, लेकिन एस की डॉटर इन लॉ टी है। अब एस का जो बेटा होगा वो यू होगा, तो यू की जो वाइफ होगी वो कौन होगी, वो टी होगी, क्योंकि टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस। यही तो बनेगा, बात मान रहे हैं सारे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब ये पूरा फैमिली ट्री बन गया हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि एस का जेंडर क्या है, बट अब हमें देखना है कि एज में कौन किससे बड़ा है, ठीक है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन बनाता हूं मैं, तो एस तो सबसे एल्डेस्ट है भाई, ठीक है, तो सबसे बड़ा तो एस होगा। तो एस के बाद देखो इससे नीचे वाली जनरेशन कौन सी होगी भाई, इससे नीचे वाली जनरेशन ये यू और टी है, और यू हस्बैंड है, टी वाइफ है, और हमें बोला गया है कि इट इज एज्यूम्ड दैट हस्बैंड इज ओल्डर देन वाइफ, तो दैट मीन्स एस से बड़ा, एस से छोटा यू होगा, और यू किससे बड़ा होगा, टी से बड़ा होगा। अब इससे नीचे वाली जनरेशन में आए, अब वी और आर यू के एक लड़का है और एक डॉटर है और एक सन है, और आर अनमैरिड है, और हमें बताया कि आर इज ओल्डर देन वी, तो टी के बाद फिर कौन होगा, आर, और आर इज ओल्डर देन वी, और वी तो हस्बैंड है पी से, और हस्बैंड तो एज्यूम करना है हमें कि बड़े ही होंगे, तो पी, और फिर सबसे नीचे वाले जनरेशन में क्यू। तो ये पूरा एज वाइज इनका बन जाएगा, बट एक कंडीशन और दी हुई है, द थर्ड एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 54 ईयर, तो थर्ड एल्डेस्ट तो ये होगा, तो टी की एज 54 है, और द फैमिली और द यंगेस्ट वन ऑफ द फैमिली इज 4 ईयर, तो क्यू की एज कितनी होगी, 4 ईयर होगी। क्लियर है बच्चे, सभी को समझ में आ गया भाई, बना लिया हमने। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे गए हमसे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ इन द गिवन अरेंजमेंट q प्लस वी इज इक्वल टू 31 देन व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ r। अगर q प्लस वी 31 का है तो q की एज तो 4 ईयर है क्योंकि यंगेस्ट है सबसे, तो v की एज कितनी हो जाएगी 27। अगर v की एज 27 है तो व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ r, ये हमें बताना है यहाँ पे भाई, ठीक है। तो अब देखो एक सेकेंड के लिए, अब यहां पे अगर v आपका 27 का है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि q प्लस वी 31 है, तो p की एज 27 और 4 के बीच में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 27 तो नहीं हो सकती, 56 भी नहीं हो सकती, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23, क्योंकि 59 भी नहीं हो सकती और 30 भी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि v से छोटा है और q से बड़ा है, तो एज जो होगी वो 27 और 4 के बीच में होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ p इज 24 ईयर्स ओल्ड व्हाट विल बी द सम ऑफ द एज ऑफ p एंड t। p और t की एज का सम बताना। अगर p 24 का हो तो t की एज कितनी है, t तो थर्ड एल्डेस्ट मेंबर है, तो इसकी एज तो 54 है, तो यहाँ पे 54 ऐड हो जाएगा, तो दोनों की एज का सम बनेगा 78 ईयर। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू। हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, जो टी है वो क्यू से कैसे रिलेट करता है। देखो टी और यू का सन है वी, वी की वाइफ है पी, और पी मदर थी क्यू की, तो दैट मीन्स जो टी होगी वो क्यू की क्या होगी, फादर की मदर, दैट मीन्स ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज आर यंगर देन वी। वी से यंगर कौन है भाई, ठीक है, तो वी से यंगर कौन है, वी से यंगर पी और क्यू है भाई, पी और क्यू है वी से यंगर, तो पी एंड क्यू, बोथ पी एंड क्यू, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। क्लियर है सभी को भाई, बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th to 8th, इसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आराम से बिल्कुल पेशेंस के साथ कॉपी पेन उठाइए और आप भी बनाइए साथ के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 generations. The family consists of 2 pair of couples. The family consists of only 3 female. The oldest member in the family is a female, but the youngest one is a male. ठीक है। No 2 persons are of the same age. One day they visited a restaurant and sat around a table facing towards the center. ठीक है भाई, अब हम एक सर्कल बना लेते हैं, एक टेबल है हमारे पास और एक दूसरे के अपोजिट भी बैठा लेंगे दोनों को, सभी को। अगर मैं इसको मिला देता हूं, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए भाई, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एक्स सेट अपोजिट द पर्सन हु ऑक्यूपाइज द थर्ड प्लेस व्हेन देयर एज आर कंसीडर्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं कहूं कि एक्स की पोजीशन ये है, तो एक्स अपोजिट है उसके जो एज में थर्ड नंबर पे है
इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो इसी के अपोजिट है, यही बोला गया हमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ जेड एंड सेट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स। इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट, क्योंकि सेंटर को फेस कर रहे हैं तो ये एक्स का इमीडिएट राइट होगा, ठीक है, और यू यहां पे है और यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ जेड, ठीक है, ये भी बोला गया है हमें। नेक्स्ट आगे देखिए, एक्स, u is the grandfather of z and set on the immediate right of x who is the father of w। x is the father of w, father of w, ठीक है भाई, but not the husband of wife, ठीक है, यानी x is not the husband of y, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आगे, पर्सन्स ऑफ द सेम जनरेशन सेट अपोजिट टू ईच अदर, सेम जनरेशन वाले अपोजिट टू ईच अदर है, तो दैट मीन्स अब देखो यहां पे 2 पेयर ऑफ कपल है, 3 जनरेशन है, समझ रहे हो, ये बात समझिए थोड़ा सा। तो अगर ये ग्रैंडफादर ऑफ जेड है तो यहां पे ग्रैंडफादर ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ जेड बैठेगी, यानी यहां कोई ना कोई फीमेल होगा। और अगर ये फादर ऑफ डब्ल्यू है एक्स, तो ये एक मेल है, यू भी एक मेल था भाई, ठीक है, तो यहां पे एक फीमेल होगी, ठीक है, जो कि क्या होगी, मदर ऑफ डब्लू होगी, ठीक है, मदर ऑफ डब्लू होगी, क्योंकि सेम जनरेशन वाले सेम उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वी सेट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए फीमेल, जो वी है वो किसी फीमेल के इमीडिएट राइट में है, और जेड इज नॉट द यंगेस्ट, ये दोनों पॉइंट भी यहां नोट करने वाले हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर यू ग्रैंडफादर ऑफ जेड है, इतना पता चल गया हमें, जो थर्ड जनरेशन होगी उस थर्ड जनरेशन के अंदर एक तो जेड होगा, और ये फादर ऑफ डब्ल्यू है, तो दैट मीन्स एक थर्ड जनरेशन के अंदर डब्ल्यू होगा, तो जेड और डब्ल्यू थर्ड जनरेशन में है, ठीक है भाई। अब उसने बोला है कि जेड और डब्ल्यू थर्ड जनरेशन में है, तो दैट मीन्स जेड और डब्ल्यू की या तो ये पोजीशन होगी, जेड और डब्ल्यू की या ये पोजीशन होगी, क्योंकि सेम जनरेशन वाले आमने सामने बैठे हैं, क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और क्लियर करिए कि उसने बोला है कि अब अगर Z और W इसमें हो गए, तो अब हमारे पास बच गए V और Y, V और Y, ठीक है, V और Y किस में होंगे, एक थर्ड जनरेशन में होगा, फर्स्ट जनरेशन में, और एक सेकंड जनरेशन में होगा, यानी कि एक तो मदर ऑफ W होगी, एक ग्रैंड मदर ऑफ Z होगा, ठीक है। अब देखो उसने बोला है कि X जो है वो हस्बैंड नहीं है Y का, तो दैट मीन्स अगर S हस्बैंड नहीं है Y का, तो U होगा फिर Y का हस्बैंड, तो U आपकी ग्रैंड मदर ऑफ जेड हो जाएगी। सेकंड, अब उसने बोला है कि वी सिट सेट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए फीमेल, V जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ ए फीमेल है। अब या तो ये फीमेल हो, ठीक है, या अगर मैं यहां पे फीमेल लूंगा तो V एक फीमेल के इमीडिएट राइट में यहां भी हो सकता है, ठीक है। बट एक कंडीशन और यहां पे आप देखिएगा कि उसने बोला है कि द यंगेस्ट वन इज ए मेल और द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज ए फीमेल, ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ, ये तो V हो गया भाई, यहां पे हो गया V, और उसने ये भी बोला है कि V जो है वो सेट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए फीमेल, यहां भी हो सकती थी V की पोजीशन, बट V थर्ड जनरेशन में नहीं है, तो यहां नहीं आएगा V, क्योंकि थर्ड जनरेशन में Z और W है, यहां तो थर्ड जनरेशन वाला आएगा, तो V यहां नहीं आ सकता, इसलिए V की पोजीशन ये होगी। अब Z और W बच गए हमारे पास, ठीक है भाई। अब जो V है वो एक फीमेल के राइट में है, तो इसलिए यहां पे फीमेल होगा और यहां पे एक मेल होगा भाई, क्लियर है। अब हमें यह पता करना है कि Z और W में से कौन मेल है और कौन फीमेल है। अब उसने बोला है कि Z इज नॉट द यंगेस्ट, Z यंगेस्ट नहीं है, और जो यंगेस्ट है यहां मेंशन है कि यंगेस्ट वन इज ए मेल, तो यंगेस्ट मेल है, तो दैट मीन्स यंगेस्ट कौन हुआ फिर W, तो W एक मेल होगा और Z एक फीमेल होगी भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फैमिली ट्री बन जाएगा, और अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर। देखो, द यंगेस्ट पर्सन सेट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू पर्सन, जो सबसे यंगेस्ट है वो किन दो पर्सन के बीच में बैठा है। जो यंगेस्ट है, यंगेस्ट कौन है भाई, यंगेस्ट आपका W है, तो W किन दोनों लोगों के बीच में बैठा है, X और Y के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन ए X एंड Y इज द राइट आंसर, क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली पर्सन हु सेट बिटवीन Y एंड Z इज नॉट द पर्सन हु इज, कि जो Y और Z के बीच में बैठा हुआ है उसकी कंडीशन हमने देखनी है, ठीक है भाई। तो Y और Z के बीच में कौन बैठा हुआ है, V, जो कि थर्ड है एज में, ठीक है। तो अब देखो, और मदर है किसकी, W की, और वाइफ है किसकी, X की भाई, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो बोलिए द मदर ऑफ जेड, यस बिल्कुल सही है, बट उसने बोला नोट द पर्सन,
ठीक है, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, यस, अगर डॉटर इन लॉ, अगर ये, क्योंकि 2 पेयर है, पूरी फैमिली है, 3 जनरेशन है, 2 पेयर ऑफ कपल है, तो एक पेयर तो यू और वाई हो गया भाई, ठीक है, एक पेयर एक्स और वी हो गया, तो जो वी है वो एक्स, जो यू है इसकी डॉटर इन लॉ है, क्योंकि इसका बेटा कौन होगा, एक्स ही होगा ना, अगर सेकंड जनरेशन में जाएंगे, तो उसकी वाइफ वी है, तो ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है, तो डॉटर इन लॉ ऑफ यू। नेक्स्ट, द वाइफ ऑफ एक्स, द वाइफ ऑफ एक्स, यस, एक्स की वाइफ भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द सेकंड इन पोजीशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, नहीं, ये थर्ड पे है भाई, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहां पे। द सेकंड इन पोजीशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर राइट वर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ यू, राइट वर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ यू। अब देखो ये यू है, इसके राइट में देखें, सबसे पहले जेड आएगा, फिर वी आएगा, फिर वाई आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर एक्स आएगा भाई। तो जेड वी, यू जेड वी वाई डब्ल्यू एक्स, यू जेड वी वाई डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ डब्ल्यू और यहाँ एक्स होना चाहिए था, तो बाकी सारे गलत, तो नन ऑफ दिस जो होगा वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखो, द पर्सन हु आर एडजेसेंट टू वाई आर, तो वाई के एडजेसेंट कौन है भाई, तो वाई के एडजेसेंट वी है और डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू एंड वी यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं इसी टाइप के, और ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, जिसको आपने स्क्रीनशॉट लेकर के सोल्व करना है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का जो है वो आंसर आपको करना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 और 13, इसका आंसर आपको करना है, ठीक है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से बनाइए बिल्कुल, और फिर इसके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आपको बहुत बेसिक से समझना है फैमिली ट्री ये वो, तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक है, और फिर पार्ट 2 पे आइएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।